हाँ जी, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि ग्रेविटेशन फील्ड जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो, बस वो माइनस का डिफरेंस था, और चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ रिंग हो या रॉड हो। स्ट्रेट रॉड के सामने का ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, रिंग का फॉर्मूला, उसका मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड वो हमें याद ही रहता है। स्फीयर के अंदर और बाहर के फील्ड के फॉर्मूले स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसको डेंसिटी, रेडियस, मास, रेडियस और मास और डेंसिटी, इनके पावर और प्रोडक्ट के हिसाब से कैसे रिलेशन है, 3 रिलेशन हमने निकाले हैं। उसमें सरफेस पर फील्ड का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। अंदर बाहर भी ग्रेविटेशन फील्ड के रिजल्ट बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जैसे हैं, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। अगर कोई शेल दे दे तो शेल में अंदर ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगा और बाहर Gm/r² होगा, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। अब हम आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, मैंने बोला था इस चैप्टर के 3 हिस्से हो गए, एक फील्ड और फोर्स का हिस्सा है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का, फिर केपलर्स लॉ है। तो अभी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। ये कहानियां भी बिल्कुल सिंपल हैं और सारी की सारी कहानी बेस्ड ऑन द प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ये सब चीजें एक्चुअली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन ही करा रही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको पता है तो फिर इनको एक बार देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा क्या हो रहा है। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को लिखते समय हम बोलते हैं वर्क डन बाय, अगर कंजर्वेटिव फोर्स निकालें तो इंटीग्रेशन F कंजर्वेटिव डॉट dr होता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी -F कंजर्वेटिव डॉट dr होता है। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज करने के लिए हमने, मान लीजिए इस चैप्टर में ग्रेविटेशन फोर्स लिया और उसको dr से इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक? मान लो r1 से r2 तक। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी 2 पॉइंट के बीच में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन r1 से r2 F डॉट dr का। तो ये रिजल्ट तो हमको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल में मिल जाएगा। जैसे अगर रिंग का पोटेंशियल एनर्जी पूछा किसी मास के साथ, तो रिंग के फोर्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमको ये सारे रिजल्ट पहले से ही कैलकुलेट हो जाएंगे, प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट होंगे, और फिर हमको याद कर लेने होंगे। तो एक एक करके पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहीं पे करते हैं। अगर 2 पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस r1 से बदल के m2 को खिसका के हम r2 डिस्टेंस पे ले गए। ये m2 है जिसको खिसकाया और r2 पे ले गए। तो मैंने बोला कि u एट r2 यानी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस r1 से r2 इंटीग्रेट करना है, और Gm1 m2 बाय r² dr। यहां पे cos 180 इसलिए लिख देंगे क्योंकि फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्टिव और हम जा रहे हैं दूर, तो फोर्स लग रहा है Gm1 m2 बाय r² अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाहर की तरफ। जब सब चार्ज को चलाते तब तो आपने 180 नहीं लिखा था, क्योंकि हमने दोनों चार्ज को प्लस मान लिया था, तो दोनों चार्ज पहले से एक दूसरे को रिपेल कर रहे, तो चार्ज भी बाहर की तरफ फोर्स है और ये भी। तो हमने तब ऐसे करा था, लेकिन अभी सीधा सीधा कर दे रहे हैं कि यहाँ पे एक cos 180 हो गया। cos 180 और -1 आपस में कट जाएगा, यहाँ पे माइनस और cos 180 कट जाएगा, तो UR2 माइनस UR1 का इंटीग्रेशन Gm1 m2 बाय r² dr। अब ये जो 1/r² dr का इंटीग्रेशन होता है, ये -1/r होता है। मैंने -1/r लिख दिया और फिर इसको r1 से r2 कर दिया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस है तो उल्टा हो जाएगा। तो UR2 माइनस UR1 का वैल्यू माइनस Gm1 m2 कॉमन हो गया बाय r2, माइनस पे माइनस लगाया, प्लस Gm1 m2 बाय r1 हो गया। तो मैंने कहा अब इनको कंपेयर करके सबसे आसान रास्ता क्या है? तो आप बोलोगे जो r2 वाला है r2 से मैच करा देते हैं, r1 वाला r1 से। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना, r2 वाले का बना माइनस Gm1 m2 बाय r2, और r1 वाले का बना माइनस Gm1 m2 बाय r1। तो हमने एक बात सीख गए कि अगर कोई भी दो मासेस आपस में r डिस्टेंस पे हो, एक m1 हो एक m2 हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे माइनस Gm1 m2 बाय r।
इस लॉजिक के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी उन मासेस की जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है वो जीरो हो जाएगी। ये एक अजम्पशन होता है जो कि हमको मतलब जो कि हम अपने फॉर्मूले को इजी बनाने के लिए मान लेते हैं कि अगर ये फॉर्मूला मानना है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो दो मासेस के बीच में अगर आर डिस्टेंस है तो उस मोमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM1m2/r है। मजेदार बात पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती है कि अगर एक पार्टिकल इनिशियली R1 डिस्टेंस पे था तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, बाद में वो R2 डिस्टेंस पे गया तो बाद की पोटेंशियल एनर्जी पता है, इनिशियल से फाइनल किस रास्ते से गया, आंसर यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस पाथ पर डिपेंड नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि अगर R1 से चल के R2 पहुंचा, सर्कल चलाते हुए गया, स्ट्रेट लाइन से गया, इलिप्टिकल पाथ से गया, आप बोलेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स से बनती है और उनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी सवाल को किसी भी पाथ से एक कॉमेट उड़ता हुआ अर्थ के सामने आ रहा है, अगर वो अर्थ के सेंटर से पहले R1 डिस्टेंस पे था तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, बाद में R2 डिस्टेंस पे आया तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के साथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो, फाइनल के साथ फाइनल, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी पड़ेगी। अगर यहां पॉइंट मासेस है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा इजी है, GM1m2/r। ये भी हमने एक बार लिखा था कि जब 2-3 मासेस एक साथ आ जाए, अब बोला इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी को टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पेयर वाइज सम ऑफ ऑल एनर्जीज। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 की निकाल देंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 की निकाल देंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी 3 और 1 की, यानी जितने भी पेयर पॉसिबल बन रहे हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर दो। चलिए मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। अगर यहां पे एक स्क्वायर है और 4 मास बराबर है m m m और m, और फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो चलो मैं ऐसे कर देता हूं, 2 मास 2m ले लेता हूं ऑल्टरनेट। तो मैंने बोला बताओ इस साइड में एक मास m एक 2m है, इस साइड में m2m m2m m2m, तो लिख दिया g माइनस GM 2m बाय साइड का लेंथ मान लो L है, स्क्वायर है L, तो GM1 m2 बाय L, माइनस लगाना माइनस GM1 m2 बाय L। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर का, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये एक डायगोनल है, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस GM इंटू M अपॉन रूट 2L, और दूसरा डायगोनल है माइनस G2M इंटू 2M अपॉन रूट 2L। तो आप देखेंगे कि 4 पेयर ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल एनर्जी 6 पेयर्स की सॉल्व हो गई। यहां पे माइनस प्लस में नहीं हो सकते, मास सारे प्लस ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 मासेस इज ऑलवेज नेगेटिव। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है भाई। Three identical particles of mass m each kept at rest on vertices of equilateral triangle of side A as shown in the figure. Find total potential energy. तो ये होमवर्क हो गया, वैसे मैं सॉल्व कर देता हूं। 3k नहीं g माइनस 3g m1 m2 बाय साइड। आप अगर ऐसे पूछा जाता फाइंड वर्क डन टू टेक these masses to infinite separation, वर्क डन हो जाता फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल हो जाता 0 और इनिशियल में ये जो भी लिखा है माइनस 3GM1 m2 अपॉन A। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, वर्क डन एक्सटर्नल आ जाएगा, ये भी आपको याद हो गया। और वर्क डन बाय फील्ड पूछा अगर है, वर्क डन बाय फील्ड इज U1 माइनस U2, वर्क डन एक्सटर्नल इज U2 माइनस U1। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट आगे चल देता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि जब मासेस के नंबर बढ़ने लगते तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने देखा था कि अगर मान लीजिए 4 मासेस फिक्स्ड है और एक चल रहा है,
4 चार्जेस फिक्स्ड है और एक चल रहा है। नॉर्मली वहां पे ऐसे ही होता था, 4 चार्जेस फिक्स्ड होते एक चलता था। तो एक 4 चार्जेस फिक्स्ड है, 2 चार्जेस फिक्स्ड है, एक चार्ज फिक्स है और तीसरा चल रहा है या अदर चार्ज चल रहा है। तो जो चल रहा है उसको हम अपना टेस्ट चार्ज मान लेते थे और जो रुके हुए हैं वो वहां पे फील्ड बनाएंगे। अगर फोर्स का वैल्यू निकालना है तो फील्ड ऑफ स्टेशनरी चार्ज इनटू वैल्यू ऑफ दूसरा चार्ज विच इज द मूविंग चार्ज। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो जो फिक्स चार्जेस हैं वो पोटेंशियल बनाते थे और चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते थे। पोटेंशियल एक टेंडेंसी टू मेक पोटेंशियल एनर्जी है, टेंडेंसी टू मेक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी को किसी टेस्ट चार्ज से, सॉरी टेस्ट मास से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। अब किस मास से डिवाइड करेंगे, ये टेस्ट मास है तो किसका पोटेंशियल आ जाएगा, अदर मास का आ जाएगा। फिर से सुनो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मास m का है, ये हमारा प्राइमरी मास है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। इसकी वजह से यहां पे हमने एक टेस्ट मास रखा, तो टेस्ट मास यहां पे रखेंगे तो ये दो मासेस हो गए। टेस्ट मास रखने के बाद इनका एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को इसी टेस्ट मास के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे प्राइमरी मास का, जिसका पहले से ही फील्ड हम डिसाइड कर चुके हैं, ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट में अगर पोटेंशियल एनर्जी 100 है तो हम कहेंगे एक मास दूसरे के पोटेंशियल पे रखा है, दूसरा मास पहले के पोटेंशियल पे। फिर से सुनो, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए तुम्हारे रूम में रखा है तो उसके चारों तरफ उसके मास की वजह से एक ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट हो गई होगी, उसके मास की वजह से चारों तरफ ग्रेविटेशन फील्ड में ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी क्रिएट हो चुका होगा। और वो पोटेंशियल चारों तरफ जो पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, वो पोटेंशियल हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बनाना तो चाहता है लेकिन बाकी जगह कोई मास नहीं रखा है। तो वो पोटेंशियल का वैल्यू जो बना चुका है वो यूनिट मास के साथ कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी उसका वैल्यू बना चुका है। तो मान लीजिए एक मास मैंने रूम में रखा, उसके सामने किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 30 है, 30 जूल पर केजी है, यानी 1 किलो के साथ 30 जूल एनर्जी बनाना चाहता है। अब यहां पे मैंने 3 केजी का मास लाके बाहर से रखा, ये मास तो मेरा फिक्स है, ये रूम में हर जगह पोटेंशियल बना चुका है, और इस ग्रेविटेशन पोटेंशियल मैंने 3 किलो का मास रखा। तो पोटेंशियल को आने वाले मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसको हटा के किसी दिन 5 किलो का रखा तो 5 इंटू 30 कर दोगे, इसको हटा के किसी को 6 किलो का रखा तो 6 इंटू 30, मतलब जो मास हम लाएंगे उसके पहले से एग्जिस्टिंग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई। तो क्या होता है कि इसको कॉन्सेप्ट पढ़ने फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग अर्थ पे हैं, अब अर्थ का पोजीशन हमारे लिए चेंज नहीं होता क्योंकि हम तो अर्थ पे ही रहते हैं। इसका मतलब है अर्थ एक, जैसे स्पेस में एक पर्टिकुलर जगह पे है, अब अर्थ के सामने से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पास करते रहते हैं या अलग अलग जगह से मूव करते हैं। मुझे पता लगाना है कि किसका क्या मोशन है, कैसा वेलोसिटी है, लेकिन अर्थ हर समय एक ही जैसा है, तो अर्थ का पोटेंशियल भी अर्थ के चारों तरफ एक जैसा रहता होगा। तो अर्थ जब कहीं पे भी चल भी रही है तो भी उसका पोटेंशियल उसके चारों तरफ हर पॉइंट पर पहले से ही डिसाइडेड है। अब उस पोटेंशियल पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो अर्थ उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी बना लेगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट निकल गया तो पोटेंशियल फिर भी रहेगा। तो किसी भी स्टेशनरी और पहले से ही फिक्स्ड ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकाल के बैठ जाओ, अगर उसमें कोई दूसरा मास आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पता चल जाएगी। तो हर दिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना नहीं पड़ेगा, जिसका साइज और शेप फिक्स है उसका पोटेंशियल प्री कैलकुलेटेड रख सकते हैं। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये हमने प्री कैलकुलेट कर लिया। अब ये थोड़ी ना कि जब किसी दिन पूछोगे तुम तो फिर उस दिन अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस निकाल के सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि हमने जाने पहचाने ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के हिसाब से कुछ फॉर्मूले पोटेंशियल के बना लेने हैं, और जब उस ऑब्जेक्ट के सामने कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट आएगा तो तुरंत पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पोटेंशियल के बारे में ऐसी बात कर ली, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब हमको यह भी पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है माइनस इंटीग्रेशन एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। इसको मास से डिवाइड कर देंगे, इसको मास से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन, इसको मैंने जी लिख दिया, फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स अपॉन मास यानी जी डॉट डी आर, इसको जरा लिख लीजिए। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह, बस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे हमारे
हमारे आसपास में ये अर्थ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है, तो हम कहेंगे अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू v1 है, इसका वैल्यू v2 है, तो अर्थ के तरफ यानी कि नीचे आने पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो वही पुराने कॉन्सेप्ट है क्या कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इफ वी मूव अलोंग g, पोटेंशियल increases opposite to g, potential remains constant perpendicular to g और g इक्वल टू 0। अगर g इक्वल टू 0 हो जाए तो भी कांस्टेंट, परपेंडिकुलर चले तो भी कांस्टेंट। परपेंडिकुलर में जो सरफेस आएगा उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। हर कॉन्सेप्ट लाइन बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होता है, यहाँ पे मास तो पॉजिटिव ही होता है, उसका फील्ड टूवर्ड्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो पोटेंशियल के आंसर में भी इसीलिए एक माइनस साइन आ जाएगा। हमने क्या लिखा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास, तो एक पॉइंट मास है, उससे r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने ऐसे करा कि इसमें यहां पे एक टेस्ट मास रख दिया, टेस्ट मास mt, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया -G(m)mt अपॉन r, ये इनका डिस्टेंस r है। तो पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये mt से डिवाइड करेंगे, तो mt से हमने डिवाइड कर दिया, mt कट गया, तो पोटेंशियल ऑफ मास स्मॉल m आया -Gm/r। ये तो फॉर्मूला बड़ा इजी है, ये तो kq/r जैसा ही है, हाँ, लेकिन इसमें माइनस साइन आएगा हमेशा, ठीक है, -Gm/r। ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला Gm/r² था, ये -Gm पॉइंट मास का। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि टोटल पोटेंशियल किसी भी जगह पर निकालना है तो सारे के सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दो, या टोटल पोटेंशियल निकालना है और आपको रिजिड बॉडी दे दिया तो छोटे से ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दो। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें पत्ते खेलने वाला एग्जांपल मैंने बोला था कि अगर 4-5 लोग बैठे, एक ने बोला 10 रुपए की चाल, दूसरे ने बोला 20 रुपए की चाल, तीसरे ने बोला 30 रुपए की चाल, तो टोटल टेबल पे 60 रुपए आ गए। आप ये नहीं सोचिएगा कि इसने 10 रुपए उधर से फेंके, उसने 30 रुपए अपोजिट से फेंके तो आपस में कट गए, कटते नहीं है, वो सब टेबल पे ऐड होते जाते हैं। वैसे ही 3-4 मासेस बैठे हैं, उसने बोला, एक ने बोला मेरी वजह से -10 जूल पर कूलम जूल पर केजी दे दो, दूसरा बोल रहा मेरी वजह से -20 जूल पर केजी दे दो, तीसरा बोल रहा मेरी वजह से -30 जूल पर केजी दे दो, टोटल एनर्जी -60 जूल पर केजी हो जाएगी। तो आप पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए -इंटीग्रेशन G.dr, आपको किसी भी फील्ड का अगर ग्रेविटेशन फील्ड दिया है तो उसको dr के साथ इंटीग्रेट करोगे r1 से r2 तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर किसी ऐसे पॉइंट तक इंटीग्रेट करोगे जिसका पोटेंशियल पता है तो फिर नॉन पोटेंशियल पता चल जाएगा। जैसे अगर r से इंफिनिटी तक करोगे तो इंफिनिटी -r का पोटेंशियल आएगा, इंफिनिटी का पोटेंशियल अगर 0 मान रखा है तो फिर r डिस्टेंस का पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 तरीके पर कैलकुलेट करने के पोटेंशियल, और सुपरपोजिशन तो बहुत ही आसान तरीका है, एक से ज्यादा मासेस हैं तो सारे मासेस के पोटेंशियल एक एक करके ऐड कर दो। तो मान लीजिए कोई ऐसा सवाल मैं पूछता हूं कि यहाँ पे m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये पॉइंट A है, पूछा फाइंड पोटेंशियल एट A। तो आपको बस डिस्टेंस के साथ सॉल्व करना है ये, तो हमने लिख दिया -Gm1/L -Gm2/√2L -Gm3/L। आपको डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी, ठीक है। पोटेंशियल कभी भी पूछा जाएगा तो इंफिनिटी पे 0 मान लेना आप अपने आप। ये सब रिजल्ट हमने किए हैं। एक रिंग हमारे पास है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछा तो -Gm/√r² प्लस x²। यहां पे याद रखिएगा माइनस साइन का ध्यान देना है, ठीक है। अगर कोई रॉड है मास m का, लेंथ l का, उसके एंड से r डिस्टेंस पे यहाँ P पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल पता लगाना है। तो हमने लिखा था, आपको याद होगा
फील्ड का फॉर्मूला बना के इंटीग्रेट कर दिया था। तो जैसे यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx का टुकड़ा कट किया, उसका मास लिख दिया m/l इंटू डी एक्स, फिर g dm बाई एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस g dm की जगह लिख दिया m/l dx अपॉन x हो गया, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया कहां से कहां तक, r से l प्लस r तक। तो आंसर आ गया माइनस जी एम बाई एल ln r प्लस l बाई r। ये हो गया पोटेंशियल का आंसर। इस तरह के शेप में अगर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं उनका फील्ड पूछे आप सर्कल बना लो, 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट है उनके परपेंडिकुलर में बोले आप सर्कल बना लो, 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट का स्क्वायर बना हुआ है और उसके परपेंडिकुलर में पूछे आप सर्कल बना लो। तो ये सारे रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको बार बार करके आपको बोर नहीं करूंगा, बट दीज वैल्यूज आर ऑलरेडी नोन टू अस, ओनली नोन टू अस, कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये फटाफट ये इसी फॉर्मूले में रेडियस का वैल्यू डालते ही पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा। ये सब करने का फायदा क्या है, इसके सामने अगर कोई मास छोड़ेंगे, 2 ऑब्जेक्ट फिक्स है और यहां से एक मास छोड़ा तो अट्रैक्शन की वजह से अंदर जाएगा, अगर बहुत दूर से छोड़ा तो ये ऑसिलेशन करता है, अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस से छोड़ा तो ये एसएचएम करता है। ये 2 बातें भी आपसे पूछी जा सकती है और ये सभी में ऐसे ही है कि अगर लार्ज डिस्टेंस से छोड़ा तो ऑसिलेशन करेगा, ये सारे ऑब्जेक्ट फिक्स है, और स्मॉल डिस्टेंस से छोड़ा तो एसएचएम करेगा। ठीक, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल का भी एग्जाम्पल यही होता है स्फीयर वाला। क्यों? क्योंकि सारे प्लैनेट सॉलिड स्फीयर की तरह होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पहले चाहो तो हम एक स्फेरिकल शेल का कर सकते हैं। तो स्फेरिकल शेल में अंदर हॉलो होता है, आर रेडियस का शेल है और इसके सेंटर से स्मॉल आर रेडियस पे गए तो जी का वैल्यू 0 होता है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर में, और पोटेंशियल का वैल्यू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर होता है। और बाहर चले जाएंगे यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए करेंगे, ये इन साइड वाले पॉइंट होते हैं बच्चों, ये आउटसाइड वाला पॉइंट होता है बच्चों। तो जी का वैल्यू यहां पे जी एम बाई आर स्क्वायर होता है और पोटेंशियल का वैल्यू माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा। ये पॉइंट चार्ज की तरह है, ये वाला बाहर का रिजल्ट, बाहर का फील्ड भी पॉइंट चार्ज पॉइंट मास की तरह है और बाहर का पोटेंशियल भी पॉइंट मास की तरह है, और अंदर का फील्ड 0 है इसलिए अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं हो रहा। मैंने पोटेंशियल में आपको सिखाया भी था कि कभी भी पोटेंशियल निकालना हो तो 2 रेडियस की लड़ाई आपके दिमाग में चलेगी कि यार स्फीयर का रेडियस 5 मीटर है, फील्ड मुझे 7 मीटर में पूछा है, तो जो बड़ा रेडियस है वही डाल दो। तो यूज लार्जर रेडियस इन पोटेंशियल फॉर्मूला। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान लीजिए 2 हमने स्फीयर दे दिए और पूछा उनका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ऐसे यहां पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक m1 मास का शेल है, एक m2 मास का शेल है, शेल की बात हो रही है यहाँ पे, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, आपको पूछा इसके सरफेस का पोटेंशियल v1 है, इसके सरफेस का पोटेंशियल v2 है, तो आप जरा बताओ v1 माइनस v2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे माइनस जी m1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये कैसे आया? आपको 2 तरीके से सोचना है कि M2 वाला जितना अपने ऊपर बनाता है उतना ही अंदर बनाता है, तो डिफरेंस लेते समय M2 का इफेक्ट कट जाता है, तो केवल M1 का इफेक्ट रह जाता है। तो M1 वाला अपने सरफेस पे क्या बनाता है? माइनस जी M1 बाई R1, और M1 वाला बाहर वाले सरफेस पे क्या बनाता है? माइनस जी M2 बाई R2। तो अगर V1 माइनस V2 करेंगे तो माइनस जी M1 1/R1 माइनस 1/R2, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट सॉलिड स्फीयर का है। सॉलिड स्फीयर में 2 चीजें दी होती हैं बच्चों, डेंसिटी दिया होता है और मास दिया होता है, साथ ही साथ रेडियस भी दिया होता है। तो इन तीनों में से कोई 2 चीजें आपको प्रोमिनेंटली दी होती हैं, यूजुअली मास और रेडियस या डेंसिटी और रेडियस। तो इसमें अंदर और बाहर 2 जगह पोटेंशियल निकालना है, अंदर भी स्मॉल आर लिखते हैं, बाहर भी स्मॉल आर लिखते हैं, लेकिन बाहर के स्मॉल आर को ग्रेटर देन कैपिटल आर बोलेंगे। तो अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो जी का वैल्यू आ गया था जी एम बाई आर स्क्वायर, पॉइंट मास की तरह, तो पोटेंशियल का भी आंसर हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, पॉइंट मास की तरह। बाहर का रिजल्ट ये से।
फिर अंदर का रिजल्ट जब बोल रहे थे तो अंदर का रिजल्ट था GmR/r³। तो अंदर के पोटेंशियल का फॉर्मूला था -Gm/2r³ ब्रैकेट 3r² - r²। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चेक करना, क्या ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो 4πg ρr/3। यहां पे v की जगह लिखेंगे रो के टर्म्स में। तो देखो मास की जगह हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिखते हैं 4/3πr³। 4/3 नीचे चला जाएगा 4πr³/3। ठीक है, और r³ से r³ कट जाएगा तो हम लिखेंगे 2π/3 g ρ3² r²। ये क्या लिखा थोड़ा समझना। हमने लिखा m को लिखा 4π/3 r³ इंटू डेंसिटी। ये लिखा m को, इसकी जगह यहां 4 से 2 कट जाएगा तो 2π/3 r³ से r³ कट गया, यहां 2 कट गया तो 2π/3 रो इतना टर्म आ गया। 1/ε0 वैसे ही नहीं रहता है। तो ये दो रिजल्ट हमने लिखे, दोनों रिजल्ट सेम है, सेम। ये डेंसिटी के टर्म्स में लिखा है, ये मास के टर्म्स में लिखा है। तो इसमें पोटेंशियल का अगर ग्राफ बनाएं, पोटेंशियल का ग्राफ बनाए, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस r। तो देखो यहां पे ना नेगेटिव, सारे आंसर नेगेटिव है, माइनस माइनस लगा, इसलिए मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। नीचे पैराबोला, पहले पैराबोला कहां तक, सरफेस तक, फिर उसके बाद हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे आ जाता था -3/2 Gm/r। कोई कहेगा सर ये तो KQ/r होता था। हाँ जी, 3/2 KQ/r। फिर यहां आ जाएगा KQ/r सरफेस पे। यहां सारे वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे से ग्राफ स्टार्ट किया। अगर हम शेल के पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे तो पोटेंशियल का ग्राफ रेडियस r के साथ पहले कांस्टेंट, बाद में ऐसे डिक्रीजिंग। पहले चलेगा -Gm/r r तक, फिर उसके बाद डिक्रीज, -Gm/r फिर डिक्रीज। एक क्वेश्चन करते हैं। ये अर्थ है, अर्थ का मास m है, रेडियस r है। अर्थ के सरफेस से लेकर सेंटर तक एक टनल बना दिया है, रेडियस r है। यहां पे एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ दिया टनल के अंदर, यानी कि एक टनल कुआं जैसा वेल बना दिया और उसमें एक पार्टिकल छोड़ दिया सेंटर ऑफ अर्थ तक। ऐसे तो पॉसिबल, मतलब अभी तक नहीं बनाया गया, लेकिन ये हमने बना दिया। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सेंटर। ठीक, तो जहां पर वेलोसिटी दिया है 0, वो इनिशियल पॉइंट हो गया, तो हम k1 + u1 = k2 + u2 ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। k1 को लिख दिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और जहां पे इनिशियल है वहां का पोटेंशियल Gm/r था, उसमें मास m था। तो हमने बोला मास m is at potential v, then potential energy is mv। यहां पे जब स्फीयर की वजह से पोटेंशियल v1 है और ये मास m यहां रखा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mv1 हो जाएगी। बाद में जब सेंटर पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी ½mv² लिख देंगे, और पोटेंशियल सेंटर पे था 3/2 Gm/r, और वहां पे मास m है तो वहां के मास m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m × v2। तो अगर ये मास चलाओ या नहीं चलाओ,
अर्थ के सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी हमको कैलकुलेटेड है, और अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो वो स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल बनता है वो एक दिन कैलकुलेट कर लिया तो वो हमेशा रहेगा। अगर उस पोटेंशियल पे कोई मास आ गया तो पोटेंशियल का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, बस मास से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मास की जगह m1 आ रहा होता तो m1 मल्टीप्लाई कर देते, मास की जगह m2 आ रहा होता तो m2, लेकिन ये पोटेंशियल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये हमको याद करके जाना है। फिर वो हमने चिपकाया तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी हर दिन अलग अलग से कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी। सो पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द स्फीयर ओनली, और एक ऑब्जेक्ट का अपना रिजल्ट हमने याद करके रख लिया, तो इधर भेज देते हैं। तो 3/2 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 बचेगा, तो GMM/2R बच गया। उसको हाफ mv² से इक्वेट कर दिया, हाफ से हाफ, m से m कट गया, तो वेलोसिटी का वैल्यू √GM/R आ गया। ऐसे तो सर किसी भी पॉइंट का बीच में वेलोसिटी पूछ सकते हैं। अगर मैं बोलता R/2 पर वेलोसिटी बताओ, R/2 को जब क्रॉस किया v1 वेलोसिटी, तो ये आपको दे देता होमवर्क, फाइंड वेलोसिटी एट r इज इक्वल टू R/2। तो आप जो आपने फॉर्मूला लिखा था कि -GM/2R³ 3r² माइनस स्मॉल r², इसमें स्मॉल r की जगह R/2 रखेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, उसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रख देंगे। एस्केप वेलोसिटी, escape velocity is minimum velocity required to throw a particle beyond gravitational field। यानी आउटसाइड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फेंकने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब मान लीजिए एक सवाल बोलता हूं, अर्थ एक मास m रेडियस r का स्फीयर है और इसके सरफेस से एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो मिनिमम वेलोसिटी मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली फेंकना पड़ेगा, है ना। टेढ़ा फेंकेंगे तो हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन बन के यहां पे आ जाए। तो हमने ऐसे परपेंडिकुलर फेंका और कहां चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, और यहां पे वेलोसिटी 0 हो गया। तो एस्केप वेलोसिटी पूछा जिससे कि इन्फिनिटी पे वेलोसिटी 0 हो जाए। इन्फिनिटी पे वेलोसिटी 0 हो जाने पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही 0 होती है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं लेकिन समझने की कोशिश करना। अगर एक पत्थर को ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर फेंका और वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी मतलब ग्रेविटेशन फील्ड खत्म हो जाती है, तो बस उस लाइन को क्रॉस करके पार्टिकल जस्ट रुक गया। अब ये नीचे वापस नहीं गिर रहा, क्यों? क्योंकि उस लिमिट के बाद ग्रेविटेशन फील्ड है ही नहीं, तो वो बस वो बाउंड्री क्रॉस किया और 4 रन हो गया। समझिए ना, बाउंड्री क्रॉस किया और 4 रन हो गया, अब वो वापस नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हो गया कि यहां ये जो एक बाउंड्री है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, उसको क्रॉस करने के बाद रुका, लेकिन रुकते रुकते भी इसका वेलोसिटी, अब ग्रेविटेशन फील्ड है ही नहीं तो वापस अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, तो वो पॉइंट इन्फिनिटी है। हमने मान रखा था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है और यहां जस्ट पहुंचाना है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी भी 0 कर दिया। तो हमने बोला K1 + U1 = K2 + U2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी GMM/R, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया √2GM/R। GM को हम GR² भी लिखते हैं, ऐसे होता है ना, स्मॉल g यानी कि अर्थ सरफेस पे जो 9.8 है वो उसका वैल्यू है GM/R²। तो GM की जगह GR², या GM की जगह GR² रखेंगे, R से R कट जाएगा, 2GR, तो √2GR है। G का वैल्यू 9.8, R का वैल्यू 6400 किलोमीटर है, तो ये सॉल्व किया तो ये 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी, ये हमारी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सब जगह से इतनी होती है नहीं, तो अलग अलग जगह से भी पूछी जा सकती है। हाँ, जैसे सवाल ये है कि सेंटर ऑफ अर्थ से अगर एक टनल बनाए तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी एस्केप वेलोसिटी लगी। चलो उल्टा सवाल बोलता हूं, अर्थ के अंदर एक टनल बना दिया और R/2 रेडियस पे पार्टिकल को लेके ऐसे फेंका कि एस्केप कर गया, तो एस्केप वेलोसिटी, फाइंड एस्केप वेलोसिटी एट
r इज इक्वल टू r/2 फ्रॉम सेंटर। तो आपको क्या करना है, ये पोटेंशियल एनर्जी में r/2 का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, बाद में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे पहुंचने पर जीरो कर देनी है। तो राइट साइड सेम है, तो हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस, मतलब प्लस माइनस gm/2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस r² / 4 इंटू स्मॉल m इक्वल टू 0। तो ये पोटेंशियल एट r/2 हो गया, उसको मास m से मल्टीप्लाई कर दिया जिसको फेंका है, और राइट साइड में जीरो लिख दिया क्योंकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी हमको जस्ट पहुंचाना है तो जीरो कर दी, पड़ंग उधर चला गया। तो m से m कैंसिल कर दिया, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, ये 12 - 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। तो हमारा VE का वैल्यू हो जाएगा √11 gm/4r, 11/4 हो जाएगा, बाकी gm/r तो आ नहीं है, 11 gm/4r। इस तरह का रिजल्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, इधर लिख देते हैं, VE इज इक्वल टू √11 gm/4। तो ऐसे अलग अलग जगह से फेंकने पर अलग अलग एस्केप वेलोसिटी आ सकती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी हो सकती है, मतलब अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग एस्केप वेलोसिटी हो सकती है। क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं एक दो। A spherical uniform planet is rotating about its axis. The velocity of a point at its equator is v. Due to rotation of planet, its axis acceleration due to gravity is half of gravity at poles. The escape velocity of a particle on the planet in this in terms of v. तो हमने बोला कि एक इक्वेटर पे पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है और g का वैल्यू g - r⍵² होता है, r⍵² को v²/r कर दिया, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है आधा, यानी g/2 दिया है, g - v²/r, तो v²/r का वैल्यू हो गया g/2, तो v का वैल्यू हो गया gr/2। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr, तो gr की जगह 2v² लिख देंगे, 2 × 2v², 2v आ गया, 2v आ गया। ऐसे कर दिया जनरल फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ये तो ठीक, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इसको थोड़ा बेटर सवाल बनाने के लिए फ्रॉम पोल लिख देता हूं। पोल में क्या होगा, इस रोटेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, तो √2gr फॉर्मूला रहेगा। अदरवाइज रोटेशन की वजह से भी पार्टिकल के पास एक काइनेटिक एनर्जी पहले से है, तो काइनेटिक एनर्जी में एडिशनल वेलोसिटी देंगे तो और एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मामले में फफूंद हो सकती है, डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करना पड़ सकता है। तो अभी अभी थोड़ा सिंपल करने के लिए ऐसे कर दिया है। escape velocity on a surface of planet earth is v0, mass m radius r, planet radius, ठीक है। then escape velocity another planet जिसका mass 2m radius r/2 है, फॉर्मूला escape velocity का था √gm/r, नहीं 2gm/r। तो मास को डबल कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो वो भी डबल हो जाएगा, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, तो 2ve हो जाएगा, 2v0।
Body is thrown from surface of earth with velocity 1 kilometer per second. Find maximum height above the surface of earth which it will go. तो एस्केप वेलोसिटी का नहीं है, यहाँ पे सरफेस से 1 किलोमीटर पर किसी वेलोसिटी v से फेंका, यहाँ पे टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंचने पर ये रुक जाएगा। तो सेंटर का डिस्टेंस r है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हाफ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r इक्वल टू बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस बाद की पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gmm/r प्लस h। तो इससे सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ये जो gm होता है इसको gr² लिख सकते हैं, यानी कि हाफ mv² माइनस इसको gr² m/r इक्वल टू 0 माइनस gr² m/r प्लस h। तो क्या है कि आपको एक सिचुएशन ऐसा क्रिएटेड दिखेगा इसमें वेलोसिटी, मास, ये सब वैल्यू दिए हुए हैं, तो आपको इजीली तो स्मॉल m तो कैंसिल कर देते हैं। v का वैल्यू दिया है, g और r का वैल्यू पता है, कैपिटल h का सॉरी ये जो h का वैल्यू इसको कैलकुलेट करना है। टू पार्टिकल मास m and m इनिशियली एट रेस्ट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, they move towards each other, gain speed due to gravitational attraction, find their speed when separation between mass becomes equal to t। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दो मासेस हैं, एक मास है स्मॉल m, दूसरा मास है कैपिटल M। तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन दो लोग आपस में अट्रैक्ट होंगे तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा। तो स्मॉल m और कैपिटल M में एक चलेगा v1 से, दूसरा चलेगा v2 से। हमको पता चल गया mv1 का वैल्यू कैपिटल mv2 एक इक्वेशन, और दूसरा एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1² और दूसरी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2²। ये इसको v2 लिख दिया, इसको v1 लिख दिया। ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हाफ mm/d, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी। तो इससे दो इक्वेशंस हैं, v1 और v2 सॉल्व हो जाएंगे। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सुपर इलास्टिक कोलिजन की तरह भी हम लोग इसको डील कर सकते हैं कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही। ये वेलोसिटी तो पढ़ लिया। अब हमारा रूल है केपलर्स लॉ का। केपलर्स लॉ को जरा सा 5 मिनट देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। पहला लिखा है लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब कि हर ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा अराउंड सन, हर प्लैनेट। अब प्लैनेट का जो डिस्टेंस है सन से कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन ये इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करेगा, और सन किसी एक फोकस पे होगा, यानी कि फोकाई पे होगा। ये फोकस 1 यहाँ पे, यहाँ 2 है, दो में से किसी एक जगह होगा। प्लैनेट घूम रहा है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया। लॉ स्टेट्स दैट द रेडियस वेक्टर, यानी ये जो आर वेक्टर है, ये जब प्लैनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा, तो किसी भी टाइम dt में इसने जितना एरिया dA ट्रैवल किया, तो dA/dt कांस्टेंट हो जाएगा। अगर dA/dt का वैल्यू सचमुच कैलकुलेट करोगे तो L/2m हो जाएगा, और इसमें L है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, अबाउट यानी एक्सिस पासिंग थ्रू सन, अबाउट सन। और क्योंकि प्लैनेट पर जो भी फोर्स लग रहा है वो हमेशा सन के सेंटर से ही पास करेगा, इसका मतलब है इस फोर्स का टॉर्क 0 है। तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स 0, फोर्स ऑन प्लैनेट about sun is 0। तो आप ध्यान से देखो, प्लैनेट ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन सन को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मानो तो प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है, बट फोर्स हमेशा सन से पास कर रहा है। तो सन से पास करने की वजह से इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क 0 हो गया है। अगर फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि कभी प्लैनेट पास में है, कभी दूर में है। आप कहेंगे प्लैनेट अगर पास है तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया,
और प्लैनेट दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी कम हो रहा कभी बढ़ रहा, आप तो कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। वही तो रूल है कि जब प्लैनेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम दिखेगा तो उसका ओमेगा ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा होगा, और जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ये कम वेलोसिटी से चलेगा, यानी कि सन के पास ज्यादा तेजी से क्रॉस करेगा और दूर जाने पे कम। ऐसा करके थोड़ा सा एनालाइज किया जब केपलर ने, तो उसने देखा कि ये जो प्लैनेट घूम रहा है चारों तरफ, इसमें सन का डिस्टेंस कम होने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, डिस्टेंस ज्यादा होने पर वेलोसिटी घट रही है। तो जब एरिया बड़ा वेलोसिटी है, कम वेलोसिटी से चल रहा है तो एरिया निकाला, और ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है तो यूनिट एरिया निकाला। जैसे बोला 1 घंटे में प्लैनेट जितना गया उसका सन के सेंटर पे कितना एरिया बन गया, तो पर यूनिट टाइम में जितना एरिया प्लैनेट एक जगह पे ट्रैवल कर रहा उतना ही दूसरे जगह पर भी स्वीप करते जा रहा है। तो da/dt L/2m है। L एंगुलर मोमेंटम है, जब टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, यानी कि इस केस में L एक कंजर्व्ड चीज है, कांस्टेंट है, और मास ऑफ प्लैनेट भी कांस्टेंट है। तो जो इनके रेशो से टर्म बना da/dt वो भी कांस्टेंट हो गया। तो ये L/2m से कैलकुलेट होगा da/dt। अगर कोई बोलता है प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी या एरिया स्वीप करने का जो रेट है वो कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू निकालो जब रेडियस r दिया हो, तो आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। अब देखो अगर प्लैनेट यहां पे r1 रेडियस पे है और v1 वेलोसिटी से चल रहा है, इस पॉइंट पे r2 रेडियस पे है और इस पॉइंट पे r2 रेडियस पे और v2 वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ v2 वेलोसिटी से चल रहा है, r2 रेडियस पे है, तो हम बोलेंगे भाई यहां पे भी परपेंडिकुलर चल रहा है, यहां पे बीच में किसी r रेडियस पे है, किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, यहां पे मान लेंगे एंगल थीटा है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या रखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, mv1r1 इक्वल टू mv2r2 इक्वल टू mvr साइन थीटा। पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे कि v1r1 इक्वल टू, अगर v2r2 कर दिया तो मतलब जहां रेडियस कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा, या जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है r2 कम है r1 ज्यादा है तो v1 कम होगा, r1 इज ग्रेटर देन r2, तो v1 इज लेस देन v2। तो कोई पूछता बताओ इन दोनों पॉइंट पे किस जगह वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो तुम कहोगे इधर कम होगी और दूसरे वाले पॉइंट पे ज्यादा होगी। तीसरा स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ प्लैनेट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, अगर ये a है तो हम t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, a जो है सेमी मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस नहीं लेना, सेमी मेजर एक्सिस या मीन रेडियस भी बोल सकते हैं, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, उसकी जगह t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब भी ले सकते हैं। आपको याद होगा कि ये जो डिस्टेंस है सेमी मेजर एक्सिस a होता है, ये सेमी माइनर एक्सिस b होता है, तो a क्यूब t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, इसको ध्यान में रख लीजिए। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, हमने एक सैटेलाइट बनाया और सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा दिया, अर्थ का मास m है, यहाँ पे सैटेलाइट जो घूम रहा है उसका वेलोसिटी vo यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसका रेडियस r है, तो हम बोलेंगे एक तो mvo स्क्वायर बाय r इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देगा, vo का वैल्यू हो गया √gm बाय r, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर काइनेटिक एनर्जी लिखा तो हाफ mvo स्क्वायर, यानी कि vo की जगह gm बाय r लिख दिया, तो हाफ gmm बाय, मतलब ये gmm बाय 2r हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इन इट्स ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट में -gmm बाय r कर दी, टोटल एनर्जी ऑर्बिट में -gmm बाय 2r हो गई। काइनेटिक एनर्जी 1/2 है, पोटेंशियल एनर्जी पूरा -1 है, -1 में 1/2 ऐड करेंगे -1/2 आ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी डबल नेगेटिव है,
जैसे ये -100 तो काइनेटिक एनर्जी +100 है, पोटेंशियल एनर्जी -200 है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कर दिया हमने, टाइम पीरियड ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह कर देते हैं टाइम पीरियड। तो हमने निकाला कि अगर कोई वीओ वेलोसिटी से सर्कल में, ये पहला ही सवाल आज का हमने किया था वही है, आर रेडियस पे अगर चलेगा तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr डिस्टेंस अपॉन v0 वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड की जगह लिख दिया और √gm/r। तो ये t² प्रोपोर्शनल टू 4π² अपॉन gm इंटू r का पावर 3। यहां पे अब मैं वो बात बता देता हूं, अगर फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर n, यानी k इंटू r का पावर n इज इक्वल टू mv²/r, या k/r का पावर n कर देते, 1/r² की जगह 1/r का पावर n, k/r का पावर n। तो आप लिखेंगे mv² इज इक्वल टू, r से कैंसिल करेंगे, k अपॉन r का पावर n-1, ठीक है। उससे वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, तो टाइम पीरियड विल बी 2πr बाई v। अब v की जगह r का पावर n-1/2 लिख देंगे, तो 2πr अपॉन k बाई m का रूट और r का पावर n-1/2, उसको ऊपर भेज देंगे। तो t इज इक्वल टू 2π अपॉन √k/m और r का पावर 1 माइनस n-1/2। तो 2 ऊपर, तो 2 - 1 + 1, थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। यहां पे था 1 अपॉन r का पावर n-1/2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 + n-1/2 ऐसा हो जाएगा। अब 2 से उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√k/m, r का पावर 2 इधर, तो 2 + n-1 करेंगे तो n+1/2। अब नॉर्मली हमारा था ये n का वैल्यू 2 था, तो यहां चेक कर लेते हैं, अगर n का वैल्यू 2 डालेंगे तो t² प्रोपोर्शनल टू r³ या t का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू n का पावर 3/2 आ जाएगा, विच इज करेक्ट। तो हमारा जनरल हो गया, इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू k इंटू r का पावर n, t² इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर n+1। तो ये r² होता था तो 3 होता था, अभी उसकी बजाय n+1 हो जाएगा, t² प्रोपोर्शनल टू r का पावर n+1। तो इस तरीके से हमने केपलर्स लॉ तक कर लिया, सारे लॉज भी कर लिए, और इलिप्टिकल ऑर्बिट, हालांकि इलिप्टिकल ऑर्बिट के कुछ एडवांस की चीज़ें हैं जो अभी नहीं की है, उसको मैं अलग से आपको भेज दूंगा, छोटा वीडियो बना के, उसको 5-10 मिनट का एक वीडियो बना के आपको अलग से डलवा दूंगा अपनी कक्षा में, और फिर वहाँ से आप देख लेना, है ना। मतलब क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल पेपर पेन पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ इरोडोव टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करके आपको सोल्यूशन समेत भेज दूंगा, तो आपको वो लेकिन फॉर एडवांस के लिए है। यहाँ तक मेंस के सारे फॉर्मूले और सारे केसेस आपके कवर हैं। हालांकि बीच में हमने स्फीयर वाले जो केसेस किए वो सब एडवांस में भी पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एडवांस में ही आते हैं। जो मेंस वाला है वो सिंपल है कि ऑर्बिट का ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r³ इसके सवाल और
बहुत सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, तो आपने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट देखे, मैंने ज्यादातर कॉन्सेप्ट में पुरानी चीजें ही करी हैं। तो अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है कि सर ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास के लिए कैसे लिख दिया आपने, ये स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल कैसे लिख दिया आपने, स्फीयर के बाहर का पोटेंशियल कैसे निकाला, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करोगे तभी ये बातें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने ढंग से पढ़ लिया है, 2-4 बार उसके नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आप ध्यान देंगे, मैंने 300 स्लाइड का डेक आपको दिया है। मतलब अगर आप नंबर ऑफ स्लाइड्स काउंट करेंगे, जितनी 12 क्लास हुई हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हर क्लास में एवरेज 30-30 स्लाइड गई हैं। आप अगर उनको काउंट करेंगे, जितनी सारे जो आपको पीडीएफ मिले हैं, आप जरा उनके पेजेस काउंट कीजिएगा, 320 या 325 के आसपास पेजेस आपको गए होंगे, या उससे भी ज़्यादा गए होंगे, क्योंकि कई बार पेज रिपीटेड होते हैं कि एक क्लास में क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके फिर से दिया। तो नंबर ऑफ पेजेस मे गो अप टू 350। मतलब जब बहुत ज़्यादा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेहनत मेरी भी लग रही है, आप लोगों की भी लग रही है, लेकिन जब हम लोग बहुत बहुत दिल लगा के मेहनत करेंगे, हार्डकोर मेहनत करेंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे, तो कभी ना कभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं, इतना अन्याय नहीं है दुनिया में कि हम मेहनत करे जा रहे हैं, हम मेहनत करे जा रहे हैं, कभी रिजल्ट ना आए। आपने ये हमेशा देखा होगा कि शुरुआत में रिजल्ट ग्रो होते हुए उतनी तेजी से नहीं दिखता है। आप कोई भी एक बड़ा पौधा, एक ऐसा पेड़ लगाएं जो बहुत सालों साल चलता है, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो। आपने ये पेड़ देखेंगे 100-100 साल, 150-200 साल चलते हैं, ये एक बार लग जाते तो। लेकिन एक दिन बरगद का पेड़ लगाने से वो नेक्स्ट डे, बैनियन ट्री लगाते हैं ना, कभी नेक्स्ट डे ऐसे नहीं कि नेक्स्ट डे ऐसे हो गया, उसकी सारी रूट्स निकल आई, उसके सारे पत्ते निकल आए, कुछ नहीं होता। एक दिन में ऐसे टुनटुनाता ही रहेगा, दूसरे दिन भी ऐसे टुनटुनाता रहे। तुम कहोगे तो बड़ा तो हो ही मेरा, बेकार है ये पौधा, नकली पौधा ले आए हो, प्लास्टिक का तो नहीं है। लेकिन आप उसको केयर करते रहिए, उसको देते रहिए, कुछ दिनों बाद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। उसको खाने मत दीजिए, गाय आ जाएगी खा जाएगी। उसको बचा के रखिए कुछ दिनों तक उसकी देखभाल कीजिए, उस पर पानी डालिए, उसको फोकस दीजिए, और फिर एक बार उसने पकड़ ली अपनी जड़ें, और फिर वो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो गया, अपने आप से खाना खींचने लगेगा जमीन से। और फिर आप देखेंगे, देखते ही देखते आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, उनके भी बच्चे रहेंगे, पेड़ लगा रहेगा। हमारे गांव में ऐसे तमाम पेड़ हैं जिनकी एज 250-250 साल की है, 250 ईयर्स। कैसे पता है? उनके फाउंडेशन स्टोन भी यहां लगे हुए हैं कि भाई किसने लगाया था। एक ऐसा स्टोन लगा हुआ है जिसका 1800 समथिंग का डेट लिखा हुआ है। तो अब इतने पुराना पेड़ है और चले आ रहा है अभी तक, और जबरदस्त बड़े बड़े बरगद के पेड़। तो आपको यही हमको दिमाग में रखना है कि कोई भी चीजें जो परमानेंट सक्सेस है वो कभी भी झटके में नहीं आएगी। उसके लिए सस्टेन तरीके से बहुत बार मेहनत करते रहनी पड़ेगी, तभी वो परमानेंट बनेगी। तो अगर आपको लग रहा है आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर आउटपुट नहीं आ रहा, वो सब इकट्ठा होता जा रहा है, एक दिन ज्वालामुखी फटेगा, सारे आउटपुट बाहर आ जाएंगे। तब तक आप अपने अंदर खाते जाइए, कॉन्सेप्ट खाते जाइए, बार बार रिवाइज करते जाइए, मेहनत करते जाइए। मैं भी कर रहा हूं, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा जब सब लोग एक साथ करें। बाय बाय।